अरे अरे, कलावती बहन की हालत तो बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द दाई माँ को बुलाना चाहिए। अगर मैंने दाई माँ को नहीं बुलाया तो कलावती बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। इतना कहकर ममता दाई माँ को बुलाने उनके घर की तरफ निकल पड़ती है और थोड़ी देर बाद उनके घर पहुँचती है। दाई माँ, अरे ओ दाई माँ, जरा बाहर तो निकलिए। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आ गया? हाँ हाँ रुको, आती हूँ। थोड़ी देर बाद दाई माँ ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? दाई माँ, कुछ ठीक नहीं है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, क्योंकि इस समय मेरी पड़ोसी कलावती बहुत पीड़ा में है। लेकिन मैं इस बीमार शरीर और इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं इस बारिश में भीगते हुए गई तो मैं और भी बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा सकती। लेकिन दाई माँ, अगर आप कलावती बहन के घर नहीं गई तो वो जल्द ही पीड़ा से मर जाएंगी। कृपया आप मेरे साथ चलिए दाई माँ। अगर मेरे जाने से किसी की जान बच जाए तो मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर देर मत करो, जल्दी से चलो। ममता दाई माँ को लेकर कलावती के घर पहुँची। वहीं दूसरी तरफ कलावती दर्द से चीख रही थी। हाँ ममता, तुमने ठीक कहा था। सच में कलावती की हालत काफी खराब है। अब देर मत करो और जल्दी से एक मटका गर्म पानी ले आओ। ठीक है दाई माँ, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। ममता तुरंत मटके में पानी लेकर आई। उसके बाद दाई माँ ने इलाज शुरू किया। थोड़ी देर बाद कलावती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कलावती अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसका पति एक दूसरी औरत से शादी करके घर आ गया। ये लो रमेश बेटा, तुम्हारी बेटी। जरा देखो तो, इसका चेहरा बिल्कुल तुम पर गया है। दाई माँ, दूर रखो इस बच्ची को हमसे। अब मैं इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। रमेश की बात सुनकर कलावती हैरान रह गई। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आपके साथ ये औरत कौन है? आज के बाद ये मेरी पत्नी है, क्योंकि मैंने इससे विवाह किया है। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब कलावती घर का सारा काम किया करती थी और शारदा बेवजह कलावती को किसी न किसी चीज के लिए हर पल डांटती। ऐसे ही करते करते शीतल 9 साल की हो जाती है। अरे अरे, तुम सुबह से झाड़ू ही लगा रही हो। अगर ऐसे ही धीरे धीरे काम करती रही तो घर का बाकी का काम तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी क्या? कलावती को शारदा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर वो बोली, देखो शारदा, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे कहो। मेरी माँ को कुछ भी मत कहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, जब तू हमसे सवाल जवाब कर रही है। अब तो देखती जा, मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। मुझे कोई भी बहाना बनाकर कलावती को जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकालना ही होगा। शारदा अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी। तभी उसे दूर से रमेश आता हुआ दिखा। हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी। अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है मेरे पति मेरी बातों में आकर कलावती को घर से निकाल दे। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहते ही शारदा ने अपना सिर बगल वाली दीवार पर दे मारा। एक तेज टक्कर के बाद उसके माथे से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ कलावती की बेटी शीतल दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। रोने की आवाज सुनकर रमेश तुरंत शारदा के पास आया। क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे सिर से इतना खून कैसे निकल रहा है? जी, क्या करूं? आपकी पत्नी कलावती ने झाड़ू मारकर मेरा सिर फोड़ दिया। अब तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो रहेगी। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा रुको, मैं अभी उसे बताता हूँ।
इतना कहकर रमेश गुस्से से हाथ में डंडा लेकर कलावती के पास पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी पत्नी को मारा, अब तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रमेश की बातें सुनकर वहाँ पर शीतल आई और कहने लगी, नहीं नहीं पिताजी, ये माँ ने नहीं किया। छोटी माँ ने जानबूझकर अपना सिर दीवार पर मारा है। मैं दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। नहीं नहीं, तुम जरूर माँ बेटी एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। अब तुम दोनों की खैर नहीं है। इतना कहकर रमेश डंडे से उन दोनों को मारने लगता है। फिर वे दोनों दर्द से चीखने लगती हैं। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। चल बेटी, एक पल भी नहीं रुकेंगे अब हम यहाँ। मैं उस जगह पर नहीं रह सकती जहाँ मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी पर हाथ उठाया गया हो। लेकिन माँ, हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन तू मेरे साथ चल। आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कलावती अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। क्यों ना हम यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाएं? वैसे भी ये जगह हमारे लिए सुरक्षित और शांत भी है। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटी, आज से हम इसी जंगल में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करेंगे। कलावती की बात सुनकर शीतल बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। जरा देखो तो यहाँ पर कितनी हरियाली और शांति है। हाँ बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें जल्दी से घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। तुम जाओ और कुछ पेड़ की टहनियाँ लेकर आओ। तब तक मैं थोड़े केले के पत्ते ले आती हूँ। कलावती और उसकी बेटी ने झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना तय किया। कलावती लकड़ियाँ और बांस लेने गई, जबकि उसकी बेटी ने घास और पत्तियाँ जमा की। थोड़ी ही देर में वे दोनों अपनी अपनी सामग्री लेकर वापस आ गए और मिलकर एक सुंदर सी झोपड़ी बना डाली। अब उनका एक नया ठिकाना था जहाँ वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। माँ, जरा देखो तो हमारा घर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आज से हम इसी नए घर में रहेंगे। हाँ बेटी, अब हम अंदर चलते हैं। ठीक है माँ, तो फिर चलो। उसके बाद वे दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। फिर बाजार में बेचकर उन्हीं पैसों से घर के लिए राशन भी ले आती हूँ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। फिर तुम जाओ। कलावती जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचने चली गई और उन्हें बेचकर घर के लिए चावल ले आई। बेटी, लकड़ियाँ बेचकर तो बस यही थोड़े से सूखे चावल ला पाई हूँ। चलो ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आज हम सूखे चावल ही बनाकर खा लेंगे। फिर आप कुछ दिनों बाद देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो यही होगा। शाम को माँ बेटी सूखे चावल ही खाकर सो जाती हैं। बेटी, मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है माँ, जाओ, लेकिन रात होने से पहले लौट आना। उसके बाद कलावती जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने चली गई। चलो, माँ तो चली गई, अब मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। इतना कहकर शीतल जंगल के और अंदर घूमने चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल पक्षी मिला जो पेड़ की टहनियों के नीचे दबा हुआ था। अरे अरे, ये बेचारा पक्षी तो वृक्ष की टहनी के नीचे दबा हुआ है। अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। शीतल ने तुरंत उस वृक्ष की डाल को हटाकर पक्षी को वहाँ से बाहर निकाला। लगता है इस पक्षी के पंख टूट चुके हैं, इसीलिए इतना खून निकल रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस पक्षी के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाना होगा।
उसके बाद शीतल तुरंत पक्षी के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगा देती है। तभी एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ उस पक्षी का घाव ठीक हो जाता है। शीतल ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो शायद मैं थोड़ी देर में वृक्ष की टहनी के नीचे दबकर मर जाती। अरे अरे, ये पक्षी तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला पक्षी भी बोलते हैं क्या? हो ना हो ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। हाँ शीतल, दरअसल मैं एक जादुई पक्षी हूँ, इसीलिए मेरे पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति है। लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर सकती हूँ। जादुई पक्षी की बात सुनकर शीतल बहुत खुश हुई। फिर वो कहने लगी, हे जादुई पक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरे इंसान होने के नाते फर्ज था, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो तुम्हें जो ठीक लगे वो मुझे दे दो, मैं उसी में खुश रहूंगी। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हो। तुम्हारे पास कोई भी बीमार व्यक्ति आएगा तो तुम उसे देखते ही तुरंत जान जाओगी कि उसे कौन सी जड़ी बूटी खिलानी है। तुम लोगों की सहायता करके अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारना। शीतल पक्षी के वरदान से बहुत खुश हुई। उसके बाद पक्षी शीतल को सब कुछ बताकर वहाँ से चला जाता है। अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि माँ भी काम करके घर लौट रही होंगी। उसके बाद शीतल अपने घर जाने लगी और थोड़ी ही देर में घर पहुँच गई। तभी कलावती भी बाहर से काम करके घर पर आ गई थी। बेटी, दिन भर काम करके थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ ठीक है माँ, आप चारपाई पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, थोड़ा जल्दी ले आओ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। वैसे भी आज काफी तेज गर्मी थी। फिर थोड़ी देर बाद शीतल एक गिलास पानी लेकर आई। उसके बाद कलावती पानी पीती है। हाँ बेटी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, घर के बाहर थोड़ा कचरा फैला हुआ है, मैं जाकर साफ सफाई कर देती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। माँ, अरे ओ माँ, दोपहर होने को आई है और आप अभी तक सोई हो, सब ठीक तो है ना? बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा है, आज मैं काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं माँ, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, आप उसे खाकर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। शीतल घर से बाहर जंगल में जड़ी बूटी लाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद जड़ी बूटी लाकर अपनी माँ को खिला देती है। जड़ी बूटी खाते ही कलावती बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे अरे बेटी, मैं तो बीमार थी और तुम्हारी लाई हुई जड़ी बूटी खाते ही मैं बिल्कुल जादू की तरह ठीक हो गई। और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि कौन सी बीमारी होने पर कौन सी जड़ी बूटी देनी है? शीतल अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है। उसके बाद कलावती को यकीन नहीं हुआ कि एक पक्षी किसी को इतना बड़ा वरदान दे सकता है। बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला पक्षी भी इंसानों की तरह बोलते हैं क्या? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, उस जादुई पक्षी ने मुझे ये बीमारी ठीक करने वाला वरदान दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर कलावती को भी यकीन हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ सालों बाद शीतल बड़ी हो गई।
वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और उनसे तरह तरह की बीमारियों की दवाइयां बनाती थी। जल्द ही उसकी बनाई हुई दवाइयां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और देखते ही देखते उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। उन पैसों से उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। अब वे सब एक खुशहाल और समृद्ध जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन उस राज्य के राजा के बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। महाराज, राजकुमार की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर हम सब ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो राजकुमार के साथ कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, अब आखिरी सहारा वैद्य जी थे और उन्होंने भी बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, राजकुमार की हालत देखकर तो मैं भी बहुत चिंतित हूँ। राजकुमार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि राजकुमार अब शायद नहीं बच पाएंगे। महारानी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ओ मेरे प्यारे बेटे, तू तो कहा करता था कि माँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर तुझे ये अचानक क्या हो गया? उठो बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? तुम तो बस सो रहे हो ना, उठ जाओ। महाराज, आप ही मेरे बेटे को उठाइए। हो सकता है ये आपकी बात मानकर उठ जाए। दरअसल महारानी अपने बेटे को बीमार देखकर बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी। हो भी क्यों ना, आखिर महारानी अपने बेटे से इतना प्यार जो करती थी। महारानी, आप चुप हो जाइए। हमारे राजकुमार को कुछ नहीं होगा। आप देखना, हमारा राजकुमार जल्दी ही ठीक हो जाएगा। राजकुमार कैसे ठीक होंगे? अब तो वैद्य जी ने भी हार मान ली है। महारानी, अब तो बस एक ही उपाय है राजकुमार को बचाने के लिए। हाँ तो ठीक है मंत्री जी, आप वो उपाय बताइए। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल महाराज, हमारे ही राज्य में एक लड़की रहती है जो बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक कर चुकी है। अगर वो लड़की राजकुमार को देख ले तो हो सकता है राजकुमार ठीक हो जाएं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की मंत्री जी? आप जल्दी से जाइए और उस लड़की को राजमहल ले आइए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ। मंत्री जंगल के रास्ते शीतल के घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में पहुंच जाता है। लड़की, अरे ओ लड़की, तुम जल्दी से बाहर आओ। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शीतल घर से बाहर निकली। अपने घर मंत्री को देखकर शीतल मन ही मन डर गई। क्या हुआ मंत्री जी, आप यहाँ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हें अभी जल्दी से जल्दी राजमहल चलना होगा, क्योंकि हमारे राजकुमार इस समय बहुत बीमार और पीड़ा में हैं। अगर तुमने राजकुमार को ठीक कर दिया तो तुम महाराज से जो भी मांगोगी महाराज तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे धन का लालच नहीं है। मैं तो बस अपने इंसान होने का फर्ज निभाती हूँ। उसके बाद मंत्री शीतल को लेकर थोड़ी देर बाद राजमहल पहुँच गया। महाराज, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। हाँ, तो फिर देर किस बात की लड़की? तुम जल्दी से राजकुमार का इलाज शुरू करो। अगर तुमने राजकुमार को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हूँ। वो सब तो ठीक है महाराज, मैं जान चुकी हूँ कि राजकुमार को कौन सी जड़ी बूटी देनी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जड़ी बूटी इस समय मेरे पास नहीं है और वो केवल जंगल में ही मिलेगी। इसीलिए आप थोड़ा रुकिए, मैं तुरंत उस जड़ी बूटी को लेकर आती हूँ। उसके बाद शीतल तुरंत जड़ी बूटी लाने जंगल की तरफ जाने लगती है और थोड़ी देर बाद जंगल में पहुंच जाती है। अब मुझे जल्द से जल्द उस जड़ी बूटी को खोजना चाहिए।
वैसे तो इधर कहीं वो जड़ी बूटी दिख नहीं रही है, थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। फिर उसे थोड़ी देर बाद वो जड़ी बूटी दिखाई देती है। चलो, जड़ी बूटी तो मिल गई, अब मुझे जल्दी से जल्दी राजमहल पहुँचना चाहिए। उसके बाद शीतल जड़ी बूटी लेकर राजमहल पहुंच जाती है और बिना समय गवाए उसने राजकुमार का इलाज करना शुरू कर दिया। पूरे 2 दिनों तक इलाज करने के बाद राजकुमार बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गए। राजकुमार को पूरी तरह से ठीक देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो राजकुमार इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वो इस साधारण सी लड़की के इलाज से बस 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। अगर तुमने मेरे बेटे का इलाज ना किया होता तो शायद मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? वैसे तो महाराज, भगवान की कृपा से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपको अच्छा लगे आप वही दे दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीमार लोगों का इलाज करना तो मेरा फर्ज है। मंत्री जी, जल्दी से इस लड़की को देने के लिए राजकोष से 5000 सोने के सिक्के ले आइए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी लाता हूँ। शीतल, ये तुम्हारी ईमानदारी और दया का छोटा सा उपहार है। तुम इस सम्मान की हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। महाराज, अब मुझे घर लौटना होगा क्योंकि मेरी माँ मेरे आने की राह देख रही होंगी। ठीक है लड़की, जो भी हो, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम बेझिझक हमसे सहायता मांग सकती हो। ठीक है महाराज। शीतल राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। सुबह का समय था। रमेश अपनी गाय के लिए घास काटने जा रहा था। उसे आज काम पर भी समय से पहुंचना था। जल्दी जल्दी में वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं जल्दी से गाय के लिए थोड़ा सा घास काट लेता हूँ, अभी मुझे काम पर भी तो जाना है। अगर मैं ज्यादा देर किया तो रोज की तरह आज भी मालकिन मुझे देर से काम पर आने के लिए डांटेंगी। इतना कहकर रमेश और भी तेजी से अपनी गाय के लिए घास काटने लगा। तभी झाड़ियों से एक सांप निकला और रमेश के पैरों में काट लिया। दर्द से रमेश चिल्लाने लगता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मुझे तो सांप ने काट लिया। अगर मैं जल्दी ही घर नहीं पहुंचा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रमेश घबराया हुआ तुरंत घर आ जाता है। क्या हुआ स्वामी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। दरअसल मैं जंगल में घास काटने गया था, तभी एक सांप ने मुझे काट लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो और जल्दी से वैद्य जी को बुला लाओ। जल्दी करो, मेरा सिर भारी भारी हुआ जा रहा है। शारदा तुरंत भागती है, वैद्य जी के घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराकर भागकर क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है वैद्य जी। दरअसल मेरे पति जंगल में घास काटने गए थे, तभी एक सांप ने उन्हें काट लिया है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए रमेश को कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद शारदा और वैद्य घर पहुँचे। उसके बाद वैद्य ने रमेश को देखा और दुखी हो गया। क्या हुआ वैद्य जी, आप चुप क्यों हैं? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे माफ कर दो बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रमेश की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। स्वामी उठिए ना, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? मेरे लिए तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं तो पहले से ही बेसहारा हूँ। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी? फिर वैद्य जी को शीतल के बारे में याद आता है। शारदा बेटी, अब तो बस एक इंसान है जो रमेश को शायद ठीक कर सकता है, लेकिन पता नहीं
वो रमेश को ठीक करने आएगी या नहीं। वैद्य जी, वो कौन है और कहाँ रहती है? आप मुझे बताइए, मैं कैसे भी करके उसे यहाँ ले आऊंगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी। दरअसल रमेश की पहली पत्नी का नाम कलावती था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शीतल है। बड़ी होकर शीतल एक वैद्य बनी जो बीमार लोगों का इलाज करती है। तुम्हारे पिता ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शीतल रमेश का इलाज करने आएगी। वैद्य जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस मुझे ये बताइए कि उनका घर कहाँ पर है। बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जंगल है। उसी जंगल के बीचों बीच वो दोनों रहते हैं। ठीक है वैद्य जी, आप मेरे पिताजी का ध्यान रखिए। मैं अभी उन्हें कैसे भी करके लेकर आती हूँ। सिमरन, जो रमेश की दूसरी बेटी थी, वो कड़कती धूप में शीतल के घर जाने लगती है। पूरे 2 घंटे चलने के बाद आखिर सिमरन शीतल के घर पहुँच जाती है। शीतल दीदी, अरे ओ शीतल दीदी, आप थोड़ा जल्दी से घर से बाहर निकलिए ना। फिर थोड़ी देर बाद शीतल घर से बाहर आती है। शीतल इतनी छोटी सी बच्ची को इस घने जंगल में देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे बच्ची, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसके बाद सिमरन ने सोचा कि अगर मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तो पता नहीं ये मेरे साथ जाएगी भी या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, आप मेरे साथ घर चलिए, क्योंकि मेरे पिताजी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। अगर आपने उनका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया तो शायद मेरे पिताजी बच नहीं पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। बस तुम मुझे जल्दी से अपने पिताजी के पास ले चलो। बेटी, घर बैठे बैठे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने थोड़ा बाहर भी घूम आऊंगी। ठीक है माँ, तो चलो। उसके बाद वो तीनों रमेश के पास जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसके घर पहुँचते हैं। माँ, ये तो पिताजी का घर है। और ये क्या? पिताजी को तो सांप ने काटा हुआ है। मुझे जल्द से जल्द इनका इलाज करना होगा। देखने से तो लग रहा है कि उनके शरीर में काफी जहर फैल चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। आखिर नियति ने मुझे फिर से इसी घर में ही ला दिया है। लोग सही कहते हैं, नियति का खेल कोई नहीं जानता। उसके बाद शीतल ने रमेश को वो चमकती हुई जड़ी बूटी खिलाई। जड़ी बूटी खाते ही उसका शरीर चमत्कारी ढंग से ठीक होने लगा। कुछ ही पलों में रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो गया और चारपाई से उठकर बैठ गया। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी और पत्नी कलावती को सामने देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो अपनी गलती का एहसास करते हुए नम आंखों से कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुम लोगों को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब जो हुआ उसे भूलकर हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। कलावती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आप दोनों माफी मत मांगिए। बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर वे सब लोग साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे।